बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ऑडिटर अकाउंट्स से रिलेटेड जो है वो एग्जाम्स जो है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट लेते हैं। पिछली वीडियोस, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनको चाहिए कि वो पहले फर्स्ट 6 लेक्चर्स को देखें और उसके बाद जो है वो 7th लेक्चर के ऊपर आए। और क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल्स रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। इससे पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड जर्नल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पेशलाइज्ड जर्नल्स उन बिजनेसेस में यूज होते हैं जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि हर ट्रांजेक्शन को उस स्पेसिफिक जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए जिससे वो रिलेटेड है। और स्पेशलाइज्ड जर्नल्स को कभी कभार बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब स्पेशलाइज्ड जर्नल्स में जो ऑप्शन यहाँ पे इसने गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स कह रहा है, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स का मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न, क्योंकि कस्टमर्स को आप सेल्स करते हैं तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स आपकी सेल्स रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया परचेजेस जर्नल का। परचेजेस जर्नल में आप क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज की हैं उनको परचेजेस जर्नल पे रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर कैश पे परचेज किए गुड्स तो वो फिर आपके चले जाते हैं कैश पेमेंट जर्नल पे, ये ध्यान में रखिएगा। सेल्स जर्नल में आपकी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं गुड्स की। जो गुड्स आप क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हैं वो सेल्स जर्नल पे आ जाएंगे। और अगर कैश के ऊपर सेल कर रहे हैं गुड्स तो वो कैश रिसीट जर्नल में चले जाएंगे, क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं उसके ऊपर। परचेजेस रिटर्न जर्नल, परचेजेस रिटर्न जर्नल में आप परचेजेस रिटर्न्स को, जो गुड्स आपने खरीदे हैं और आप उनको रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेजेस रिटर्न जर्नल में जाएंगे। जबकि सेल्स रिटर्न जर्नल में जो गुड्स आपने सेल किए और आपके पास वापस आ रहे हैं, कस्टमर आपको वापस दे रहे हैं, वो सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, in question number 21 it says which of the following account with normal balance is shown at the credit side of a trial balance। तो आपको पता होना चाहिए कि assets, liabilities, expenses, income and capital, these are 5 basically elements। अब इसमें assets जो है वो उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। लाइबिलिटीज का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, नॉर्मल बैलेंस की हम बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इनकम का क्रेडिट होता है और कैपिटल का भी क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, कैश अकाउंट एसेट है तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो ये तो क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा, तो ये डेबिट साइड पे आएगा। बैंक अकाउंट जो है वो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट भी हो सकता है इन केस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का ये मतलब होता है कि कुछ लोगों को जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती है बैंक के साथ, या बिजनेसमैन होते हैं, उनको बैंक ये फैसिलिटी देता है कि उनके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं वो उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन, तो उस केस में आप अज्यूम करेंगे कि ये आपका एसेट है, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक अकाउंट भी एसेट है तो एसेट का भी डेबिट बैलेंस आ गया। इक्विपमेंट अकाउंट आपका लॉन्ग टर्म एसेट है, नॉन करंट एसेट है, तो ये भी आपका डेबिट बैलेंस आ गया। एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनसे आप फायदा उठा चुके होते हैं और अब उनकी आपने पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजली का बिल है। बिजली का बिल जब आपका आता है, पूरा महीना आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपका बिजली का बिल आया और 10 तारीख तक आपने जमा करवाना है। अगर विद इन ड्यू डेट आप जमा करा दें तो ठीक है, अगर विद इन ड्यू डेट आप जमा नहीं करते तो फिर वो आपका एक्सपेंस कन्वर्ट हो जाता है आपकी लाइबिलिटी में, जिसको हम एक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। यानी वो एक्सपेंसेस जो आपके ड्यू थे, ड्यू हो गए हैं, ड्यू डेट गुजर गई है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए, क्योंकि अब आपकी वो ऑब्लिगेशन है। नाउ इट बिकम्स योर ऑब्लिगेशन, एंड व्हेनेवर देयर इज एन ऑब्लिगेशन इट बिकम्स अ लायबिलिटी। तो एक्रूड एक्सपेंस एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, रेंट इनकम अकाउंट इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। अगर सिंपल रेंट अकाउंट लिखा होता तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट इनकम अकाउंट, तो ये इनकम है। इनकम है तो इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट पे नहीं आएगा। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर को अकाउंट पेबल भी कहते हैं, ट्रेड पेबल भी कहते हैं। ट्रेड पेबल्स जो है वो लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज हैं आपकी, इनको आपकी फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये होता है कि आपने एडवांस में कोई चीज पैसे ले ली है लेकिन आपने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड नहीं की, वो आपकी अनअर्न्ड इनकम होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपने स्टूडेंट से मंथ के शुरू में फीस ले ली है और आपने अब पूरा महीना उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ये आपकी अर्न इनकम है, क्योंकि आपने अभी अर्न नहीं की, पैसे ले लिए हैं। ये आपकी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी सर्विसेज देंगे, तो ये भी आपकी क्रेडिट साइड पे आता है। ये दोनों आपकी क्रेडिट साइड पे आते हैं। कैश जो है वो एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे।
If debit balance is equal to credit balance, trial balance only shows or check the dash and it does not indicate that no errors were made during recording and posting. एक चीज आप ध्यान में रखें कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपको ये बताता है कि डेबिट और क्रेडिट आपके बराबर है, और ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जिसको हम कहते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट बराबर है। अब वो हो सकता है कि उसमें एरर भी हुए हों लेकिन फिर भी वो बराबर आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि आप डेबिट साइड पे भी लिखना भूल गए, क्रेडिट साइड पे भी लिखना भूल गए। जब आप दोनों साइडों पे लिखना भूल जाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट फिर भी बराबर आएगा, लेकिन एरर तो हुआ है। तो इसमें सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक होती है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं बराबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी को सिर्फ चेक करता है, बाकी एरर्स को चेक नहीं करता। बाकी जितने एरर्स लिखे हुए इनको चेक नहीं करता ये। Question number 24. Which of the following will affect the agreement of a trial balance? The first one is complete omission of a transaction. So if you have completely omitted a transaction, this means that there will be no effect on trial balance. Why? Because, for example, there was a sale to Ali. Now Ali should be debited by 5,000. For example, there is a sale of 5,000. Now Ali will be debited with 5,000 and sales will be credited with 5,000. तो Ali को आपने 5,000 डेबिट पे लिखना है, सेल को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है 5,000. If you have omitted both of them, this means debit and credit both of them are written less. तो फिर वो ट्रायल बैलेंस को तो डिसाइड नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी बराबर ही आएगा, क्योंकि आपने 5 डेबिट पे भी लिखा, क्रेडिट पे भी लिखा, ठीक है। तो कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है आप दोनों इफेक्ट भूल गए। यू हैव ओमिटेड डेबिट एंड यू हैव ओमिटेड क्रेडिट एज वेल। तो आप जब दोनों इफेक्ट्स भूल गए तो दिस इज नोन एज कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी एग्रीमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेबिट और क्रेडिट बराबर ही रहेंगे फिर भी। इसलिए ऑप्शन ए तो सही आंसर नहीं है। पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन मींस दैट यू हैव ओमिटेड अ स्पेसिफिक और अ सिंगल इफेक्ट, यानी आपने डेबिट 5,000 लिख दिया, क्रेडिट नहीं लिखा, ये पार्शियल ओमिशन है, यानी आधा लिख दिया आधा नहीं लिखा। तो दिस विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि डेबिट साइड के ऊपर आपने 5 लिख दिया सपोज, क्रेडिट पे नहीं लिखा, तो डेबिट 5,000 ज्यादा आएगी, क्रेडिट 5,000 कम आएगी, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपने लेट्स सपोज डेबिट करना था रेंट को, लेकिन आपने एक फंडामेंटल मिस्टेक की और आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग को। अब रेंट एक्सपेंस है, बिल्डिंग एसेट है, दिस इज अ फंडामेंटल मिस्टेक, दिस इज नॉन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। बट यू हैव डेबिटेड द करेक्ट अमाउंट, आपने 10,000 से डेबिट किया, 10 से ही डेबिट किया, वो आपने गलत कर दिया, रेंट की जगह बिल्डिंग कर दी या जो भी है, लेकिन अमाउंट ठीक है डेबिट और क्रेडिट की, तो ट्रायल बैलेंस तो ठीक आएगा डेबिट और क्रेडिट। वो ये नहीं देखता कि अकाउंट्स कौन से है, अकाउंट कौन सा है, या आपने एक्सपेंस को डेबिट करना था या एसेट को डेबिट करना था। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है। कंपनसेटिंग एरर मींस दोस टू एरर्स, कुछ दो ऐसे एरर हों जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। अगर आपने एक जगह के ऊपर कहीं 5,000 से डेबिट ज्यादा लिख दिया था, दूसरी कहीं जगह पे 5,000 से क्रेडिट ज्यादा लिख दिया, तो ये दो एरर ऐसे हुए हैं, दो गलतियां ऐसी हुई हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो डेबिट क्रेडिट फिर भी बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा, ये भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर, ये भी इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो पार्शियल ओमिशन होगी इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट होगा, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आएंगे। Question 25 says trial balance is commonly prepared frequently during the year, at the end of an accounting period, at the end of a month, at the end of a year. अच्छा, we have discussed in the previous questions that in accounting cycle we have different steps. The first one is identifying the transaction, the second one is recording the transaction. अब recording the transactions that is done frequently during the year, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन है ये नॉर्मली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होती है, यानी जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है उसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। जब आपकी सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, लेजर में पोस्टिंग हो चुकी होती है, देन यू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस, unadjusted trial balance, then you have unadjusted adjusting entries, then you have adjusted trial balance, and then you have the financial statements. तो ट्रायल बैलेंस नॉर्मली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में आ जाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर नहीं करना है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ ईयर जो है अकाउंटिंग पीरियड एंड ईयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अकाउंटिंग पीरियड कैन बी मोर देन अ ईयर और इट कैन बी लेस देन अ ईयर आल्सो। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और ईयर दोनों का ऑप्शन है, तो इसलिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है यहाँ पे। Question number 26 says debit balance equals to credit balance in a trial balance indicates that डेबिट और क्रेडिट जब इक्वल होते हैं तो ट्रायल बैलेंस में ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ये सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मौजूद है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। रिकॉर्डिंग कहते हैं कि नो एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये बात सही नहीं है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर है, फिर भी ट्रांजेक्शन में हो सकता है एरर हुआ हो। इस तरह लेजर की पोस्टिंग में भी एरर हो सकता है। अकाउंट बैलेंस जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकली आपके एसेट जो है लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगी, एसेट डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि मैथमेटिकली ये ठीक है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये चीज ठीक होगी, लेकिन इसमें एरर्स मौजूद हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है।
Question number 27. Credit note is the basis for recording a transaction in which of the following specialized journals? Specialized journals we have discussed in a lot of detail in previous questions, but credit note is a new thing. Credit note का क्या मतलब है? इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझें. अगर फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट उस सूरत में वजूद में आते हैं जब आप नॉर्मली क्रेडिट के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं. तो अगर लेट्स सपोज आपने किसी को क्रेडिट के ऊपर कोई चीज सेल की है, अगर अहमद को क्रेडिट के ऊपर कोई चीज सेल की है, अहमद को जब आप क्रेडिट के ऊपर सेल करेंगे तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, अहमद को डेबिट करेंगे क्योंकि वो आपका रिसीवेबल है, लेट्स सपोज 5000 से सेल की है. अहमद को 5000 से डेबिट करेंगे, सेल को 5000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपने 5000 रुपए अहमद से लेने हैं, फ्यूचर में वो आपका रिसीवेबल है, एसेट है, उसको आप 5000 से डेबिट करेंगे और सेल को 5000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल आपकी इनकम है. अब लेट्स सपोज अहमद ने उन 5000 में से 1000 वर्थ ऑफ गुड्स जो है आपको रिटर्न कर दिए. उसने कहा कि ये 1000 नहीं चाहिए मुझे, और वो आपने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया. अच्छा, अब जब आप वो आपको रिटर्न करेगा तो अहमद जो 5000 से डेबिट हुआ हुआ है उसने आपको 5000 तो नहीं देने, अब उसने आपको देने 4000. तो आप अहमद को 1000 से क्रेडिट करेंगे. 1000 से क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है. अब जब आप उसको क्रेडिट करेंगे तो आप इशू कर देंगे क्रेडिट नोट. समझ आ गई आपको? तो क्रेडिट नोट का भी इशू होता है इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न. जब आपकी सेल रिटर्न हो रही होती है तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं उस बंदे को क्रेडिट करके या उस कस्टमर को क्रेडिट करके कि भाई आपको हमने क्रेडिट कर दिया, अब आपने 5000 नहीं देना, आपने 4000 रुपया देना है. तो क्रेडिट नोट बेसिस है सेल्स रिटर्न की. क्रेडिट नोट किस चीज की बेसिस है? सेल्स रिटर्न की. अच्छा, और सेल्स रिटर्न कहाँ पे जाता है? वो सेल्स रिटर्न जर्नल में जाता है. सेल्स रिटर्न आपका कहाँ पे जाएगा? सेल्स रिटर्न जर्नल में जाएगा. इसको पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट. ओके, तो सेल्स रिटर्न आपका किधर जाता है? सेल्स रिटर्न जर्नल में जाता है. ठीक है, तो क्रेडिट नोट बेसिस है सेल्स रिटर्न की और सेल्स रिटर्न आपका सेल्स रिटर्न जर्नल में जाता है. अच्छा, डेबिट नोट होगा तो क्या होगा? इन केस ऑफ डेबिट नोट क्या होता है कि आप किसी से कोई चीज जब परचेज करते हैं, लेट्स सपोज आपने अहमद से परचेज किया है, आप परचेजेस को डेबिट करेंगे, आपका एक्सपेंस हो रहा है, अहमद को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी है. 5000 की आपने परचेज की, परचेजेस डेबिट हो गया 5000, अहमद क्रेडिट हो गया 5000, आपने उसमें से 2000 रुपए की चीजें वापस कर दी. अब आपने अहमद को 5000 तो नहीं देने, आपने अहमद को 5000 तो नहीं देने ना, अब आपने अहमद को कितने देने? 3000 रुपए देने. तो फिर आप अहमद को 2000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि आपने वो रिटर्न कर दिया है. तो जब आप अहमद को 2000 से डेबिट करेंगे तो आप एक नोट इशू करेंगे जिसको बोलते हैं डेबिट नोट. समझ आ गया आपको? ठीक है, तो क्रेडिट नोट बेसिस है सेल्स रिटर्न की और डेबिट नोट बेसिस है परचेजेस रिटर्न की. और परचेजेस रिटर्न किधर जाती है? परचेज रिटर्न जर्नल में जाती है. ठीक है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न की बात हो रही है तो वो सेल्स रिटर्न जर्नल में जाएगी. 27 का जो करेक्ट आंसर है वो भी है. परचेजेस जर्नल में तो क्रेडिट परचेजेस जाती हैं, आपको बताया हुआ है. जर्नल में जाती हैं इरेगुलर ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, क्लोजिंग ट्रांजैक्शन होती है वो जाती है. कैश रिसीव जर्नल में तो जो ट्रांजैक्शन जिनके बदले आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं वो जाती है. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल. अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. अब हमने डिस्कस किया कि परचेजेस जर्नल में हमने क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करनी है. अब भाई क्रेडिट परचेजेस जो है, किस चीज की क्रेडिट परचेजेस? गुड्स की क्रेडिट परचेजेस. हर चीज की क्रेडिट परचेज नहीं है. अगर आपने फर्नीचर क्रेडिट के ऊपर परचेज किया है तो उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि परचेजेस जर्नल में आप वो चीज रिकॉर्ड करते हैं जो गुड्स आपके परचेज हो रहे होते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर परचेज सेल कर रहे होते हैं. जैसे एक आपकी स्टेशनरी की दुकान है, उसमें बुक्स वगैरह आप सेल करते हैं, नोटबुक्स है, स्टेशनरी के आइटम्स हैं, ये सारे आपके गुड्स हैं. इनको जब आप क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो आप परचेज जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, जब इनको क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, लेकिन वो आइटम्स जो आप क्रेडिट यानी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो सेल परचेज नहीं कर रहे होते, जैसे फर्नीचर है, ये एक एसेट है, ये गुड्स नहीं है. इनको आपने इसलिए खरीदा था कि आप इसको बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, 3 साल के बाद आप इसको लेट्स सपोज बेच रहे हैं, तो ये आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ये एक इरेगुलर ट्रांजैक्शन है और ये आपका एसेट है, ये आपकी गुड्स नहीं है. तो ये आपका सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर सेल्स जर्नल में नहीं जाएगा, ये जाएगा जनरल जर्नल में. क्योंकि जो इरेगुलर ट्रांजैक्शन होती हैं वो ट्रांजैक्शन जो कहीं पे भी नहीं जाती वो फिर जाती हैं जनरल जर्नल में. ठीक है, और कैश रिसीव जर्नल में वो ट्रांजैक्शन जाती हैं जिनके बदले आपको कैश मिल रहा होता है. अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इरेगुलर ट्रांजैक्शन है तो नॉर्मली ये जर्नल में रिकॉर्ड होती है. डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स. अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, डेबिट नोट की बेसिस के ऊपर आपकी परचेजेस रिटर्न्स बनेगी और परचेज रिटर्न्स जो है वो परचेज रिटर्न जर्नल में जाती है. ठीक है, बाकी ऑप्शंस हम ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं. क्रेडिट परचेजेस of plant and machinery is recorded in which of the following journals. अच्छा, अगेन वही चीज आ गई, प्लांट एंड मशीनरी भाई रोज रोज नहीं खरीदी जाती.
प्लांट मशीनरी को आप इसलिए नहीं खरीदते कि आप उसको सेल करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपके गुड्स नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट्स हैं, और एसेट्स रेगुलर इंटरवल पे नहीं खरीदे जाते, 2 साल बाद हो सकते प्लांट एंड, जैसे फोटोकॉपी की मशीन है स्टेशनरी की शॉप पे, तो क्या वो हर दूसरे दिन फोटोकॉपी की मशीन खरीदेगा? वो तो 5 साल में एक मशीन खरीदते हैं या 10 साल में एक मशीन खरीदते हैं। तो प्लांट और मशीनरी इनरेगुलर ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज इनरेगुलर ट्रांजेक्शन है, तो जर्नल में जाएगी। इसको परचेज जर्नल में लिख देना कि क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आते हैं परचेज जर्नल में, तो ये जर्नल जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैश जर्नल अगेन इसमें कैश रिसीट होता है और कैश पेमेंट होता है, तो वो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ गई, और जो कहीं और नहीं आती। और परचेजेस रिटर्न जर्नल में जो गुड्स आपके रिटर्न होते हैं वो आते हैं। ठीक है, 31, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड बिलो एवरी एंट्री इन जर्नल इज नोन एज। जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आप नीचे एक स्मॉल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं उस एंट्री के बारे में, उसको हम नैरेटिव बोलते हैं या नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। एक्सप्लेनेशन, समरी, अदर इंफॉर्मेशन, दीज आर नॉट करेक्ट टर्म्स। उसके लिए जो टर्म्स यूज होती है वो बेसिकली नरेशन होती है। कैश परचेज आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल्स। कैश परचेजेस, जो गुड्स आपने कैश पे परचेज किए हैं, परचेज जर्नल में तो आपके क्रेडिट परचेजेस आएंगी, सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल आएंगी, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न आएंगी। कैश पेमेंट जर्नल में वो गुड्स जो आपने कैश में परचेज किए, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, तो वो कैश पेमेंट जर्नल में आएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is type of cash receipt journal plus cash payment journal? कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल दोनों को जब मिला लेते हैं तो उसको कैश बुक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट तो वो होती है जब आपको बैंक देता है, जब आपकी अगर आपका अकाउंट है बैंक में, तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है 6 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद, जो भी आपका टाइम पीरियड डिसाइड होता है बैंक के साथ, तो वो बैंक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, वो जो है वो कैश रिसीट जर्नल और पेमेंट जर्नल मिला के नहीं बनती, बल्कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कैश बुक एक ऐसी चीज है जिसमें कैश एक साइड पे कैश रिसीट होता है और एक साइड पे कैश पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। कैश डॉक्यूमेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर एज वेल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अच्छा डेटर्स से जब आप पैसे रिसीव करते हैं, परचेज जर्नल में तो क्रेडिट परचेजेस आ गई, सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स आ गई, कैश रिसीव्स में वो कैश जो आपने रिसीव किया, तो ऑफ कोर्स डेटर से आपने रिसीव किया तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश रिसीव्स। कैश पेमेंट जर्नल में तो वो जो आपने पे किया, तो कैश रिसीट जर्नल 34 का सी जो है वो इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेल्स एंड परचेजेस जर्नल डोंट रिकॉर्ड। सेल्स और परचेजेस जर्नल जो है क्या रिकॉर्ड नहीं करते? क्रेडिट सेल सेल्स जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेस परचेज जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स एंड परचेजेस, ये मतलब इनमें से एक क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, एक क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस जो है ये रिकॉर्ड नहीं करते। कैश सेल्स जो है गुड्स की जो है वो जाती है कैश रिसीट जर्नल में, और कैश परचेजेस जो है वो कैश पेमेंट जर्नल में जाती है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following specialized journals will record goods returned by the business? गुड्स जो आप रिटर्न करते हैं, आप जब रिटर्न करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने गुड्स परचेज किए और आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न होगी, तो परचेज रिटर्न किधर जाएंगे? परचेज रिटर्न जर्नल में जाएंगी। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्पेशलाइज्ड जर्नल्स को। क्वेश्चन नंबर 37, कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड। कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शंस हैं इन अदर वर्ड्स, उनको जब आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जिनको आप बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, जर्नल हो गया, मुख्तलिफ जर्नल्स जो है उनमें जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होती है बेसिकली, जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शंस को ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। सेल्स जर्नल हो गया, परचेज जर्नल हो गया, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल हो गया, कैश रिसीट जर्नल हो गया, कैश पेमेंट जर्नल हो गया, ये सारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं। इसमें जब ट्रांजेक्शंस को डालते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होती है। ग्रुपिंग तो नहीं, क्लासिफाइंग होती है लेजर्स में। प्रोसेसिंग तो नहीं, रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये दो नॉर्मली अकाउंटिंग में यूज नहीं होते, ग्रुपिंग की जगह क्लासिफिकेशन यूज होता है। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी अगर आप देखें ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जर्नल में आ गया, क्लासिफाइंग लेजर में आ गया, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में आ गया, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया, इंटरप्रिटेशन आपके रेशियोज आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। For which step of accounting process the accountant of business entity prepare financial statements?
आपके जो अकाउंटेंट्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इन विच यू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस, सो दिस इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये दो गलत है। कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट इज करेक्ट। जब आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करनी होती है, किसको कम्युनिकेट करनी होती है? कंपनीज में आपने नॉर्मली एक्सटर्नल जो यूजर होते हैं और जो सबसे जो आपका बड़ा स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर्स, उनको आपने कम्युनिकेट करनी होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाते हैं। तो बी जो है राइट आंसर। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, वो बल्कि जर्नल है। मेकिंग डिसीजन अबाउट बिजनेस, ये मैनेजमेंट डिसीजन है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि वो कम्युनिकेट कर की जा सके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूजर्स एक्सेप्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इन सब एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस से बाहर होते हैं, इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो आपके एक्सटर्नल है, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इन्वेस्टर्स जो है, ज़ाहिर है इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, गवर्नमेंट एजेंसीज को आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए टैक्स पर्पस के लिए, ये दूसरी लॉज एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए। इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी एक्सटर्नल है, बाहर के लोग हैं, ये इनको इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि ताकि वो इन्वेस्ट, ये मतलब ये डिसीजन कर सके कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। क्रेडिटर्स भी बाहर के लोग हैं, इनको इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि इन्हें पता चल सके कि भाई आपको क्रेडिट देना है या नहीं देना, आप पैसे वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पेबल्स जो है आपके। मैनेजर्स आपके एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है, ये आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 40, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्स विद विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? बुक कीपिंग का मतलब क्या है? देखें, बुक कीपिंग का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये आप इंटरप्रिटेशन वाले स्टेप पे आप कह सकते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, या फिर आप उससे पहले भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन को किधर क्लासीफाई करना है। लेकिन जो बुक कीपिंग है वो बेसिकली एनालाइजिंग नहीं होता, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन ये बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं है, ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। ऑडिटिंग जो है वो ऑडिट का हिस्सा है, अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है, तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को, ठीक है, तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा तो नहीं है कि आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट कर देंगे और रिकॉर्ड बाद में कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज राइट आंसर। इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर टू एज, अकाउंटिंग में जब कोई इकोनॉमिक इवेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन बेसिकली एक ऐसा इवेंट होता है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नंबर वन ये है कि आपका जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही होती है उस बंदे की जो ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि मैं अपने पैसे वापस निकालूंगा या दूंगा उस दूसरे बंदे को। तो अगर मैं 5,000 की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरे पास 5,000 रुपये कम हो जाएगा। तो ये एक एक तो ये कंडीशन है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पता हो कि कितनी चेंज हो रही है। तो एक तो मुझे ये पता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है पाँच, और दूसरा मुझे ये पता है कि 5,000 रुपये कम हो रहा है, यानी मैं उसको मेजर भी कर सकता हूँ। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जब दो कंडीशंस ये जो मैंने आपको बताई हैं इनको सेटिस्फाई करता है तो उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कैश तो कैश है, बैंक स्टेटमेंट बैंक जो आपको देता है, एक्सचेंज ऑफ मनी कहते हैं जब आप पैसे किसी को देते हैं उसको एक्सचेंज। लेकिन अकाउंटिंग में जो इकोनॉमिक इवेंट होता है उसको बेसिकली ट्रांजेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्रेडिट मेमो और क्रेडिट नोट नंबर इज एंटर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल? तो क्रेडिट नोट हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट नोट किस चीज़ की बेसिस होती है? सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है? सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड की जाती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। Question 44, business paid rent amounted to $100, which of the following specialized journals record this transaction? आप पे कर रहे हैं रेंट, तो ऑफ कोर्स ये आपकी कैश पेमेंट जर्नल में चली जाएगी क्योंकि आपने पे किया। रिसीव में तो रिसीविंग आ जाएगी। सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स, परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज आ जाती है। Which of the following is known as an evidence that a transaction took place? जब कैश रिसीट जर्नल तो आपका वो होगा जिसमें आप जब पैसे रिसीव कर रहे हैं तो तब रिकॉर्ड करेंगे। जनरल जर्नल में आप तब रिकॉर्ड करते हैं जब आपकी कोई इरेगुलर ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन इन जनरल में रिकॉर्ड करने से पहले आपको उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए कि ट्रांजैक्शन
जो है वो हुई है, उस डॉक्यूमेंट को जो आपके एविडेंस के तौर पे यूज होता है कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। कैश बुक में आप जो है वो कैश रिलेटेड कैश पेमेंट आ गई और कैश रिलेटेड दोनों मिला के कैश बुक बन जाती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस है कि ट्रांजेक्शन जो है वो हुई है। स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर मोर एडुकेट फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस। स्पेशलाइज्ड जर्नल जो है वो नॉर्मली किसके लिए होते हैं? स्मॉल बिजनेसेस या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में तो ट्रांजेक्शंस कम होती हैं, ट्रांजेक्शन जो ज्यादा होती हैं वो बिग बिजनेसेस में होते हैं। तो जहाँ पे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पे स्पेशलाइज्ड जर्नल यूज किया जाता है। तो 46 का आंसर जो है वो बी है। ग्रॉस डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेसेस। जब आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जब आपका बेनिफिट डिक्रीज हो रहा होता है, आप फायदा जो है आपका कम हो रहा होता है, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। ऑब्लिगेशंस ये होती है कि जो फ्यूचर की आपकी ऑब्लिगेशंस, आपकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे आपकी लाइबिलिटीज हैं, वो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्रेडिटर्स भी आपकी ऑब्लिगेशन, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। इनकम और गेन तो आपको फायदा हो रहा होता है। तो जो आपको ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इकोनॉमिक बेनिफिट का, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो डेप्रिसिएशन इसकी एक एग्जांपल है। आपका जब मशीन आप लेते हैं, मशीन को जब आप पूरा साल इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है वो उसको इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही होती है, या उसकी कैपेसिटी या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही होती है, तो वो डिक्रीज हो रहा होता है इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। 48 डैश इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो है? अच्छा, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स बेनिफिट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दो अलग चीजें हैं। ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो एसेट्स हैं, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस लायबिलिटीज हैं, और जो इनफ्लो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको इनकम बोलते हैं, और ग्रॉस आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट को एक्सपेंस बोलते हैं, जो अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है। लेकिन अगर ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कोई मिलेगा तो फिर वो इनकम की जगह क्या होगा? वो एसेट होगा। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इनकम। लाइबिलिटीज आर विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइबिलिटीज आपके रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल होते हैं? नहीं, गलत है। लाइबिलिटीज तो रिसोर्सेज नहीं होते। ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियां होती हैं? यस, ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं? फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं होते। फ्यूचर बेनिफिट्स तो एसेट्स हैं। एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटीज नहीं होती। तो लाइबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशंस हैं। एन एसेट पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। एसेट में से इनमें से कौन सी? एसेट की डेफिनेशन ये है कि जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे और उस इकोनॉमिक बेनिफिट को आप मेजर कर सकें। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ये आपका एसेट है। ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स इसमें नहीं आते, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ आते हैं, जिसमें आपको पता हो कि इतने पैसों का बेनिफिट हो रहा है। एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस गलत है ये, और मेरिट सर्टिफिकेट ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया है, और हमने इसको 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 to 105 क्वेश्चंस अकाउंटिंग के करने हैं। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, और फिर हम उसके बाद जो है दोबारा से मजीद क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स के ऊपर करेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको ये अकाउंटिंग का पोर्शन जो है वो खत्म करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनको लिखें। सिर्फ आंसर देख लेना या सुन लेना काफ़ी नहीं है, आपको लिखना चाहिए, और लिखेंगे जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा उसको समझेंगे, उतनी ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।